चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, उसी क्रम को आज हम लोग बढ़ाते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका क्रम नंबर से 3 होगा। ठीक है, हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिए, और इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है वो आपको कमेंट करनी है, तभी हमको पता चल पाएगा कि आप लोग का लेवल क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, और ईमानदारी पूर्वक आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। और कल जो है दोस्तों, बायोलॉजी का एक चैप्टर आपके लिए आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम देख लीजिएगा। करीब जो है 10 AM में जो है सुबह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के स्थान पर 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अगर हम लोग बात करेंगे 49वां जो दोस्तों था, याद रखनी है 49 क्रम के जो थे मुख्य न्यायाधीश, याद रखनी है वो कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे। क्या बोलेंगे, DY याद रखनी है चंद्रचूड़ थे। वहीं पर जो है इनका जो स्थान लिया वो 50वें क्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है UU ललित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, UU ललित हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान देना है, अगर हम लोग बात करेंगे 51वें क्रम का भी कौन हो जाएगा, 51वां क्रम का अगर आपसे पूछे तो याद रखनी है वो हो जाएंगे संजीव खन्ना। कौन हो जाएंगे दोस्तों, संजीव खन्ना जी हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम लोग 52वें क्रम की बात करेंगे तो वो आपका कौन था, तो याद रखनी है BR गवई थे। कौन बोलेंगे, BR गवई। ये सब आपके करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। BR गवई याद रखनी है किस धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से। ये भी आपसे क्वेश्चन बिहार दरोगा में, सॉरी BPSC में पूछा गया है। उसके बाद अभी जो है आपका 53वें क्रम का है, और 53वें क्रम का अगर हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है सूर्यकांत देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत देव हो जाएंगे। इसको अभी याद रखनी है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको हम जानकारी के लिए बता दें, एक अधिनियम आता था 1935 में आया था अधिनियम। 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में एक कोर्ट का गठन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरल कोर्ट। क्या बोलेंगे, फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। और बाद में यही फेडरल कोर्ट, याद रखनी है 28 जनवरी, क्या बोलेंगे, 28 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया, और बोल सकते हैं इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहां पर हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नई दिल्ली हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो भी थे मुख्य न्यायाधीश के बारे में हमने आपको बताया। इनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनका नियुक्ति याद रखनी है राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करेंगे। तो यहां से इन सभी फैक्ट को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है। यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह भारतीय लोगों का ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग भारत की प्रस्तावनाओं को पढ़िएगा तो वहां पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है। ठीक है, यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है। बिल्कुल ठीक है। यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। बिल्कुल ठीक है। मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। तो यही कथन आपका गलत है। अगर आप लोग संविधान को देखे होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे, तो संविधान के याद रखनी है, मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितना थे दोस्तों, 22 भाग थे। और याद रखनी है आर्टिकल की बात करेगा 395 आर्टिकल थे, और अनुसूची की बात करेगा तो 8 अनुसूची थे। कितने थे दोस्तों, 8 अनुसूची थे। तो यहाँ पर से बोल रहा है 12 अनुसूची और 25 भाग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की परिदृश्य से अगर आप लोग देखिएगा अभी, तो वर्तमान से परिदृश्य से याद रखनी है अभी जो है 25 भाग हैं, और याद रखनी है 400 से प्लस भी अनुच्छेद हो गए हैं, और याद रखनी है आपको अभी 12 अनुसूची हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा 4 अनुसूची ऐसे हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, जो कि याद रखनी है संशोधन करके दोस्तों जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया याद रखनी है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया याद रखनी है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें दल बदल कानून लगाया गया। 11वीं अनुसूची याद रखनी है 73वां संविधान संशोधन 1992 के, जिसमें पंचायती राज की बात किया गया है। और इसमें जो है 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें नगर निगम की बात की गई है। ये सभी अनुच्छेद और अनुसूची और संशोधन को आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता अति क्षेत्र हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत में दोस्तों कितने हॉट स्पॉट है, अगर भारत में बात करेंगे हॉट स्पॉट की बात करेंगे तो ये टोटल कितना है दोस्तों, 4 है। एक आपका हो जाएगा याद रखनी है पूर्वी हिमालय। क्या बोलेंगे, पूर्वी हिमालय हो जाएगा। ठीक है, एक आपको याद रखनी है, दूसरा की बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट हो जाएंगे। और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा आपका हो जाएगा याद रखनी
रखनी है ये जो आपका होता है इंडो बर्मा क्षेत्र, क्या बोलेंगे, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे चौथा का, तो चौथा जो आपका हो जाएगा, याद रखनी है सुंडालैंड, क्या बोलेंगे, सुंडालैंड। यही भारत में अमूमन तौर पर 4 हॉट स्पॉट हैं जो एग्जाम में ज्यादातर यहाँ दोनों से प्रश्न पूछता है। तो अभी देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। बढ़ रहेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। ये आपका नीति आयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएनडीपी की बात करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग किसके स्थान पर आया है, तो याद रखनी है योजना आयोग के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है दोस्तों, योजना आयोग। और ये कैसी संस्था है, तो याद रखनी है गैर संवैधानिक संस्था है, क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यहाँ से ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे योजना आयोग, किसकी बात करेंगे, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब होता है, तो याद रखनी है मार्च 1950 में होता है। ठीक है, और बाद में इसका नाम जो परिवर्तन कर दिया नीति आयोग मोदी सरकार के द्वारा। नीति आयोग का गठन कब किया जाता है, तो याद रखनी है 1 जनवरी 2015 को। कब किया जाता है, 1 जनवरी 2015 को कर दिया जाता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो इनका अध्यक्ष जो भी पद पर रहेगा प्रधानमंत्री, उनका दोस्तों क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर पूछेगा नीति आयोग का सीईओ कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है सीईओ जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुमन बेरी। कौन हो जाएंगे, सुमन बेरी हो जाएंगे। और यहीं पर जो है आपको पूछा जाता है, सॉरी सीईओ नहीं, यहाँ याद रखनी है सीईओ की बात करेगा तो ये हो जाएगा बी आर सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आर सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। ठीक है, और सुमन बेरी की बात करेगा तो ये नीति आयोग के कौन हो जाएंगे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों का प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है सेबी। सेबी को याद रखनी है, अभी जो है सेबी के द्वारा अभी एक चलाया गया था, वो क्या था दोस्तों, मैत्री। मैत्री किसके द्वारा चलाया गया था, सॉरी मित्रा, मित्रा की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, सेबी के द्वारा। और ये 64 पोस्ट जो अभी एग्जाम हुआ था 33 पोस्ट, उसमें पूछा गया था। सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन था, माधवीपुरी बुच। लेकिन अभी जो है इनका अध्यक्ष कौन हो गया है, तो याद रखनी है तुषार कांत पांडे। क्या बोलेंगे, तुषार कांत पांडे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर से दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है। अगर हम लोग बात करेंगे, क्या यहाँ पर किसकी बात किया गया है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो करते हैं कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 148 से लेके 151 तक की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारत के 148 अनुच्छेद में दोस्तों क्या बोला गया भारतीय संविधान में, कि भारत का एक दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण होगा। ठीक है, और इसका 149 में बोला गया है इनके कार्यों के बारे में, इनका कर्तव्य क्या होगा। और 151 को याद रखिएगा कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये अपना रिपोर्ट जो है किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। और राष्ट्रपति दोस्तों इसको कहां पर रखवाता है, संसद सदन के पटल पर रखवाता है। ठीक है, और संसद पटल पर दोस्तों इसकी जांच किससे करवाते हैं, तो याद रखनी है लोक लेखा समिति से करवाते हैं। किससे कराते हैं, लोक लेखा समिति से कराते हैं। और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो ये सब चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। कैग के दोस्तों मित्र के रूप में कौन काम करता है, तो लोक लेखा समिति काम करता है। और याद रखनी है कैग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसको जो हटाया जाता है, याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जिस तरह उनको हटाने की प्रक्रिया है उसी के द्वारा इनको हटाया जाता है। संसद में दोस्तों साधारण बहुमत पारित करके इसको हटाया जाता है। तो बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको, मतलब कि इन्हीं के द्वारा, और इनको जो है एक प्रक्रिया दे दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। अमूमन तौर पर महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए आया है, लेकिन इसको हटाने के लिए, और बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए, और भारत के मुख्य बोल सकते हैं निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, इन सभी का जो पद हटाने की बात किया गया है उनको भी हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया का नाम दे देते हैं। तो इतना चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारत का वर्तमान में दोस्तों अभी जो है कैग कौन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये याद रखनी है कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संजय मूर्ति। कौन हो जाएंगे दोस्तों, संजय मूर्ति हो जाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कौन थे, तो याद रखनी है गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। ये भी बात को लगे हाँ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धूड़ी बलों में शामिल हो गया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध, किसकी बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, तो इसमें जो है सभी देश दो भागों में बट गया था। एक आपका था बोल सकते हैं मित्र राष्ट्र, क्या बोलेंगे, मित्र राष्ट्र। और एक था आपका धूड़ी राष्ट्र, क्या बोलेंगे, धूड़ी राष्ट्र। ठीक है, धूड़ी राष्ट्र। तो यहाँ पर अगर हम लोग मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो इसमें आपका था ब्रिटेन। कौन था दोस्तों, ब्रिटेन था।
बोल सकते हैं फ्रांस था और बोल सकते हैं जापान था, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करेंगे तो 1915 में दोस्तों जो इसमें मिला, इसमें 1915 में कौन मिल गया, अमेरिका मिल गया, ठीक है। और बोल सकते हैं इटली मिल गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें जो धुड़ी राष्ट्र में था दोस्तों, वो आपका कौन था, जर्मनी था, याद रखनी है। ओटोमान था, क्या बोलेंगे, ओटोमान था। और बोल सकते हैं 1915 में जो इसमें मिला था, वो दोस्तों कौन मिला था, बुल्गारिया मिला था, क्या बोलेंगे, बुल्गारिया मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा ब्रिटेन के खिलाफ धुड़ी राष्ट्र में, तो 1915 में कौन मिला था, बुल्गारिया, तो बुल्गारिया राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। वहीं पर से अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध, किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो याद रखनी है 1914 में प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था, 1918 में। और इसका कारण क्या था, तो याद रखनी है ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था, याद रखनी है ऑस्ट्रिया का राजकुमार की हत्या। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था, तो याद रखनी है फर्डिनेंड, क्या बोलेंगे, फर्डिनेंड थे, ठीक है। और इनका जो हत्या किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, सेरोजोवा, इसीलिए इसको हम लोग सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इसका संधि 1918 में होता है और इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो इतना चीज प्रथम विश्व युद्ध से आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। देखिए अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो एक आपका होता है प्रश्नकाल, क्या बोलेंगे, प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल जो होता है वो दोस्तों 11 से 12 के बीच होता है। और प्रश्नकाल के ठीक बाद जो होता है 12 से 1 का समय, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। किसको बोलेंगे, शून्यकाल। और शून्यकाल दोस्तों याद रखनी है भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, इसका जो नाम दिया गया भारतीय मीडिया के द्वारा, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा दिया गया। और इसमें जो है याद रखनी है जो मन सो प्रश्न कर सकते हैं। तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मत के बीच का समय जो होता है, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान के चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में दोस्तों कितने बौद्ध संगति हुए, तो आपको पता होगा 4 बौद्ध संगति हुए। तो इसमें जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, कश्मीर में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी किसके द्वारा, बसुमित्र के द्वारा। और याद रखनी है इसमें एक उपाध्यक्ष भी हुआ था, उपाध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएंगे। और ये किसके शासनकाल में घटित हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। और ये ऐसा बौद्ध संगति था, चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसमें याद रखनी है दोस्तों बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। कितना भागों में बट गया था, 2 भागों में। एक आपका कहलाया हीनयान, क्या कहलाया, हीनयान। और एक आपका कहलाया महायान, क्या बोलेंगे, महायान। तो यही चीज पूछ रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो था वो किस जगह पर हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। तो कश्मीर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर से अगर आपको पूछे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो राजगीर में किया गया था। और इस समय शासक किसका था, तो याद रखनी है अजात शत्रु, कौन हो जाएंगे, अजात शत्रु हो जाएंगे। और द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेगा, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर किया गया था दोस्तों, वैशाली में किया गया था। और इसमें दोस्तों शासक कौन थे, तो याद रखनी है अजात शत्रु के बाद आपका कौन था दोस्तों, तो याद रखनी है आपका कालाशोक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। और पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगति किया था, इसके समय कौन थे शासक, अशोक थे। और ये चीज आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन ऐसा बौद्ध संगति है जो कि बिहार के बाहर हुआ था, तो वो चतुर्थ बौद्ध संगति, बिहार पुलिस में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय, न्याय के लीजिए यहाँ पर, बंधुता के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया। कई बार हमने बताया, अगर आप लोग प्रस्तावना को पढ़िएगा दोस्तों, और पढ़े भी होंगे, प्रस्तावना को जब पढ़े होंगे तो इसमें दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, 5 प्रकार स्वतंत्रता की, 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है। और याद रखनी है 2 प्रकार की समानता की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, समानता। और याद रखनी है एकल बंधुता की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, एकल बंधुता की। और ये सभी जो लिए गए हैं ये याद रखनी है फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था, 1789 से लेके 1799 तक चला था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। और यहाँ पर 5 प्रकार का जो स्वतंत्रता लिया था वो कौन था, तो याद रखनी है विचार, धर्म, विश्वास,
व्यक्ति और उपासना, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। न्याय की बात करेंगे तो एक प्रकार का आपका सामाजिक न्याय हो जाएगा, उसके बाद याद रखनी है आपका आर्थिक न्याय हो जाएगा, और याद रखनी है आपका राजनीतिक न्याय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे समानता, दो प्रकार था, एक आपका हो जाएगा प्रतिष्ठा और एक आपका हो जाएगा अवसर, ठीक है। उसके बाद अगर बंधुता की बात करेंगे तो बंधुता, एकल बंधुता की बात किया गया था, क्या बोलेंगे, एकल बंधुता की बात की गई थी। यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। देखिए एक आयोग था दोस्तों, उसको आयोग का नाम बोल सकते हैं, क्या था आपका, सरकारिया आयोग था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, 1983 में, लेकिन ये रिपोर्ट अपना कब दिए, 1987 में, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कब दिया दोस्तों, 1988-89 में दिए। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में अनुच्छेद 263 वर्णित किया गया और इसके द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, और अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। लेकिन इसकी अध्यक्षता का बैठक जो करता है, इसकी बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं, तो याद रखनी है प्रधानमंत्री करते हैं। और सरकारिया आयोग की बात करेगा, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कि ये प्रश्न नहीं पूछा हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 263, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है। आपको पता होगा भारतीय संविधान जब बना गया दोस्तों, कई देश के संविधान को पढ़ा गया, और भारतीय संविधान को 60 देश का दोस्तों प्रभाव देखने को मिलता है। 60 देश से कुछ ना कुछ दोस्तों लिए गए, जैसे प्रस्तावना हो गया, अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता जापान से लिया गया है। इस तरह से दोस्तों कई देश से कई चीज लिए गए हैं। वही पूछ रहा है कनाडा का ऐसा कौन सा है जो कि नहीं लिया गया है, तो केंद्र राज्य के संघीय व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया है, केंद्र राज्य के राज्यपालों की पेशकश ये भी कनाडा से, सर्वोत्तम न्यायालय का परामर्श ये भी दोस्तों कनाडा से, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये दोस्तों जो लिया गया है, ये याद रखनी है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। और आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो याद रखनी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दोस्तों कहां से लिए गए हैं, ये भी दोस्तों आपको लिए गए हैं कनाडा, सॉरी कहां से, आयरलैंड से। ये बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 1965 में दोस्तों जो भारत पाक युद्ध होता है, ये याद रखनी है भारत और पाक युद्ध होता है। इस समय दोस्तों बोल सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखनी है लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। और लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु होता है वो कहाँ पर होता है, ताशकंद में हो जाता है। कहाँ पर, ताशकंद में हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। देखिए अगर सप्तवर्षीय युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों इंग्लैंड और बोल सकते हैं फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। और ये जो लड़ा गया था बोल सकते हैं 1756 से 63 के बीच लड़ा गया था। क्या बोलेंगे, 1756 के 63 के बीच लड़ा गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी से दोस्तों प्रभावित क्या है, तृतीय कर्नाटक आंग्ल युद्ध। क्या बोलेंगे, तृतीय कर्नाटक आंग्ल युद्ध दोस्तों इन्हीं से संबंधित हो जाएंगे। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका समाप्ति जो हुआ था किस संधि के तहत, तो याद रखनी है पेरिस के संधि के तहत। किसके तहत, पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तिल जेल के तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति, हमने कल भी आपको बताया था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से दोस्तों आपका बिहार दरोगा हमेशा सवाल पूछा है। फ्रांसीसी क्रांति याद रखनी है 1789 से लेकर 1799 के मध्य चला था, ठीक है। और इसी से संबंधित हो जाएगा आपका बस्तिल का किला, बस्तिल का किला, ठीक है। और बस्तिल का किला याद रखनी है, इसका दोस्तों हमला किसने किया था, तो याद रखनी है फ्रांस में रहते हुए तीसरे लोगों ने, किसने दोस्तों, तीसरे लोगों ने दोस्तों किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और चुड़ौलों का ढाबा, क्या बोलेंगे, चुड़ौलों की ढाबा, चुड़ौलों की ढाबा की संबंध भी दोस्तों किससे हो जाएगा, तो वो भी दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उस समय वहां का शासक कौन हुआ करता था, तो लुई 16वां हुआ करता था। क्या बोलेंगे,
लुई 16वां हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया? तो शाहजहां ने किया। किसने किया? शाहजहां ने किया। देखिए अगर आपको पूछेगा कि दिल्ली में दोस्तों याद रखनी है लाल किला, क्या बोलेंगे? लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो इन्हीं के द्वारा। आपको पूछा जाएगा आगरा का किला, क्या बोलेंगे? आगरा का किला दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? तो वो भी दोस्तों शाहजहां के द्वारा। और यहीं पर से अगर आपको पूछेगा, याद रखनी है ताजमहल, क्या बोलेंगे? ताजमहल। ताजमहल दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? तो वो भी दोस्तों शाहजहां के द्वारा। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का याद रखनी है स्वर्ण युग बोलता है शाहजहां के काल को। वहीं अगर बात करेगा कि याद रखनी है जामा मस्जिद, क्या बोलेंगे? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दोस्तों याद रखनी है फतेहपुर सीकरी में, क्या बोलेंगे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों किनके द्वारा बनाया गया? तो वो दोस्तों अकबर के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया। और यहां से आपका सवाल पूछा है, याद रखनी है, ये जो ताजमहल बनाया दोस्तों, इनका रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? इनका रूपरेखा जो तैयार किया गया था वो ईसा खां के द्वारा। किसके द्वारा? ईसा खां के द्वारा तैयार किया गया था। और इसका जो बनाया गया था दोस्तों, इनको बनाया किसके द्वारा गया था? तो याद रखनी है उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या बोलेंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। क्या बोलेंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। और ये आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार द्वारा सिखों का चिकित्सक और ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक, देखिए इन द मुगल एम्पायर का लेखक कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है फ्रांसवा विनियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे दारा सिको, किसकी बात करेंगे? दारा सिको से आपको ज्यादा जानकारी नहीं रहना है, याद रखनी है दारा सिको शाहजहां का बड़ा बेटा था। क्या बोलेंगे? दारा सिको शाहजहां का दोस्तों क्या था? बड़ा बेटा था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे एन इक्रो फ्रॉम अंडमान, तो अंडमान निकोबार में जो काला कानून बोल सकते हैं, काला पानी का सजा दिया जाता था, वहीं से दोस्तों प्रभावित होकर विनायक दामोदर सावरकर ने यह पुस्तक की रचना लिखी थी। अगर हम लोग बात करेंगे हन एफपी इंडिया, तो ये किसका है? लाला लाजपत राय का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? लाला लाजपत राय का हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। YIMN एथिस्ट, ये दोस्तों किनका हो जाएगा? सरदार भगत सिंह का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? भगत सिंह का रचना हो जाएगा। ठीक है, द ग्रैंडल थ्रोस्ट, ये दोस्तों किनकी रचना है? तो याद रखनी है सरोजनी नायडू की रचना है। क्या बोलेंगे? सरोजनी नायडू की रचना हो जाएंगे। ये सभी जो है पुस्तक का एकदम नाम याद रखनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए आपको पता होगा कि एक 1916 में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है, और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया जाता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया जाता है, इसमें याद रखनी है मुस्लिम लीग, क्या बोलेंगे? मुस्लिम लीग और बोल सकते हैं दोस्तों कांग्रेस, ये दोनों दोस्तों आपस में विलय होता है, मतलब कि दोनों मिलते हैं। जो दोस्तों सूरत अधिवेशन में अलग होता है वो मिलते हैं, और नरम दल और गरम दल भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कांग्रेस की तरफ से दोस्तों मतलब बोल सकते हैं सिग्नेचर किया था, मतलब हस्ताक्षर किया था, वो क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और मुस्लिम लीग की तरफ से जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्या बोलेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना के द्वारा किया गया था। यहाँ पर से वही चीज पूछ रहा है कि 1916 में जो कांग्रेस का समझौता हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक और बोल सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस, किसकी बात किया गया है? कांग्रेस की बात किया गया है। तो कांग्रेस का स्थापना आपको पता रहना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885। क्या बोलेंगे? 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों कांग्रेस का गठन किया गया था। और कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? एयो ह्यूम के द्वारा। और कहां पर किया गया था? तो बंबई में किया था। बंबई में कहां पर किया गया था? तो याद रखनी है तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? देखिए दांडी यात्रा की शुरुआत जो दोस्तों किया गया था, याद रखनी है दांडी यात्रा का शुरुआत कहां से किया गया था? तो मतलब बोल सकते हैं साबरमती आश्रम से किया था। कहां से? साबरमती आश्रम से किया था। और कहां तक पहुंचना था? दांडी तक पहुंचना था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें दोस्तों कितना भाग लिए थे? तो 78 अनुयायी ने भाग लिए थे, जिसमें एक अंग्रेज भी था, उनका नाम क्या हो जाएगा? बेब मिलर। क्या बोलेंगे? बेब मिलर हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखनी है 1920 में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में। ये सभी चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये घटना कब घटित हुई थी? तो 1930 में। और यहां से दोस्तों जाते हैं, याद रखनी है
मतलब कि बोल सकते हैं 6 मार्च को जाते हैं दोस्तों, 6 मार्च को निकलते हैं और बोल सकते हैं कि 12 अप्रैल को, क्या बोलेंगे, 12 अप्रैल को दोस्तों ये पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। नमक कानून को दोस्तों क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी की बैठक में सत्र में आयोजित की गई थी, तो ये बॉम्बे में किया गया था। और बात देखनी है बॉम्बे के, याद रखनी है ग्वालियर टैंक मैदान में। कहां पर, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में दोस्तों बैठक की गई थी, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखनी है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कल भी दोस्तों यहां से सवाल था और टोटल फैक्ट हमने आपको बताने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी से याद रखनी है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है द ग्रेट, याद रखनी है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखनी है इनको हम लोग जानते हैं, मतलब इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। इन्होंने याद रखनी है भारत में सबसे पहला जो है दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था कितना रुपया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का किया था। और याद रखनी है इनका एक पत्रिका भी हुआ करता था, उन पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा, रफ्त गुफ्तार। क्या बोलेंगे, रफ्त गुफ्तार हो जाएंगे। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, रफ्त गुफ्तार हो जाएंगे। और इनका एक पुस्तक भी है, उन पुस्तक को याद रखनी है। पुस्तक जो हो जाएंगे दोस्तों, इन पुस्तक का नाम क्या था, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे, द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा इनका पुस्तक। ठीक है, रूल इन इंडिया। ठीक है, और बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन किया। एक बार 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, फिर 1893 का लाहौर अधिवेशन, फिर 1906 का याद रखनी है कलकत्ता अधिवेशन। और ये जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किया, इन्हीं में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे, तो ओडिसी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ओडिसी। जहां भी महापात्र आपको दिखे तो ओडिशा के साथ जाना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य, किसकी बात करेंगे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान में 8 है। वैसे करके इसमें और जोड़ा गया है नहीं कि नृत्य याद रखनी है, 8 हो जाएगा। एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु का, और याद रखनी है आपको कथकली। क्या बोलेंगे, कथकली। और यहीं से याद रखनी है मोहिनी अट्टम। क्या बोलेंगे, मोहिनी अट्टम। ये दोनों कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। और यहां से याद रखनी है दोस्तों आपको कत्थक। कत्थक आपको याद रखनी है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। आपको याद रखनी है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। और आपको याद रखनी है दोस्तों आपका जो हो जाएगा जैसे कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, एक और आपका छूट रहा है दोस्तों। हाँ, एक आपका छूट रहा है, याद रखनी है एक आपका और छूट रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी, याद नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार के बजट प्रणाली की उत्पत्ति वर्ष डैश को माना जाता है, 1860 में। क्या बोलेंगे दोस्तों, 1860 में सबसे पहले दोस्तों बजट पारित किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है जेम्स विलियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र भारत, क्या बोलेंगे, स्वतंत्र भारत का दोस्तों पहला बजट जो पेश किया गया था वो कब किया गया था, 1947-48 में किया गया था। और ये किसके द्वारा, तो याद रखनी है आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा। क्या बोलेंगे, आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा दोस्तों पेश किया गया था। और बजट की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन इसके जगह पर याद रखनी है, बोल सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या बोलेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा कितना में है, तो याद रखनी है अनुच्छेद 112 में। कितना में दोस्तों, अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल है 1956 से 61। और ये किस मॉडल पर आधारित है, तो याद रखनी है पीबी महानलोविस मॉडल पर। क्या बोलेंगे, पीबी महानलोविस मॉडल पर दोस्तों ये आधारित हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में, जीएसटी के रूप में जाता है। जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है,
सर्विस टैक्स। और याद रखनी है इसको जो जोड़ा गया भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसको कब से मनाया गया दोस्तों, तो याद रखनी है 1 जुलाई 2017 को। और ये दोस्तों किस देश से लिया गया है भारत में, तो कनाडा देश से लिया गया है। और सबसे पहले भारत में किस राज्य में अपनाया गया, तो असम राज्य में। कब दोस्तों, असम। अभी दोस्तों जीएसटी में संशोधन किया गया है और इसमें जो रखा गया है पुराना वाला 5% और 28% को, ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो मनाते हैं दोस्तों हम लोग डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और डॉक्टर विधान चंद्र का राय दिवस की बात करेंगे तो ये देखिए जुलाई में किसी दिन मनाता है, चाहे हमको लगता है 2 जुलाई को मनाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख रहे होंगे आप लोग, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो सही मिलान चलिए हम लोग करते हैं। देखिए राज्य जैव है और यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र है। तो देखिए असम का अगर हम लोग बात करेंगे आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, ये मानस हो जाएगा, तो एक का सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचमढ़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। उड़ीसा आपको पता होगा सिमलीपाल है, तो ये डी हो जाएगा। और मेघालय की बात करेंगे तो ये नोकरेक पर्वत हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ से मिलाइए CADB। CADB कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। इसको अगर ए बना दीजिएगा तो CADB जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसको दिया गया है, सिमलीपाल का। और सिमलीपाल कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, तो उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा राज्य का। और अभी कितना हाईएस्ट बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, तो 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग द्वितीयक प्रदूषक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन याद रखनी है हमारे शरीर को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। किससे बचाता है दोस्तों, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और याद रखनी है इसको मापने का इकाई की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा डॉप्सन। क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉप्सन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखनी है ओजोन के लिए दोस्तों, ओजोन परत में दोस्तों छिद्र ना हो, इसके लिए दोस्तों एक सम्मेलन किया गया था। और वो सम्मेलन का नाम क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो दोस्तों हुआ था ये कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। क्या बोलेंगे, 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बोलेंगे, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर आपसे पूछा कि द्वितीयक प्रदूषक क्या था, तो पहला प्रदूषक पूछ रखता है तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है, ये गगनयान। क्या दोस्तों, गगनयान। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पहला सूर्य मिशन की बात करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आदित्य L1 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 2 को कब भेजा गया था दोस्तों, तो याद रखनी है 2013 में भेजा गया था। कब भेजा गया था, 2013 में। और गगनयान दोस्तों याद रखनी है किसका मिशन है, इसरो का मिशन है। यहाँ पर दोस्तों जब इसरो की बात आया तो इसरो से आपको कुछ जानकारी रहनी चाहिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। और याद रखनी है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो बी नारायण जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बी नारायण जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जेके रॉलिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, जेके रॉलिंग। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों, मूल नाम की बात करेंगे तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या पुल सर, मूल शंकर नाम था, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों याद रखनी है 13 फरवरी, बोल सकते हैं कुछ फरवरी था, इसको ध्यान नहीं है, 1824 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, काठियावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों, काठियावाड़ में किया गया था। और काठियावाड़ कहाँ पर पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। और याद रखनी है दोस्तों इनका ये दोस्तों 1875 ईस्वी में दोस्तों किसकी रचना किए थे, तो याद रखनी है 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था।
किसकी स्थापना किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखाया गया था जिसका नाम था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोलेंगे? सत्यार्थ प्रकाश। और इनका एक नारा था, याद रखनी है, वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे? वेदों की ओर लौटो। दोस्तों किनकी रचना थी? तो याद रखनी है स्वामी दयानंद सरस्वती का। अब देखिए आप लोग यहाँ से मिलाइए, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किया, बिल्कुल ठीक है। वो आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल ठीक है। उनका जन्म स्थान गुजरात था, बिल्कुल ठीक है। वे ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बैडमिंटन, बैडमिंटन से याद रखनी है दो ट्रॉफी आपको दिया जाता है। एक आपका होता है थॉमस कप, ठीक है, और एक आपका होता है उबेर कप। क्या बोलेंगे? उबेर कप। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, थॉमस कप किसको दिया जाता है? पुरुष को दिया जाता है। और उबेर कप किससे हो जाएगा संबंधित? महिला से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान के कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को करयुक्त किया गया था? ये लुम्बिनी ग्राम में किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, अशोक, अशोक दोस्तों मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, बोल सकते हैं। और इन्होंने जो है 269 बीसी में दोस्तों मौर्य की सम्राट पर बैठा, दोस्तों गद्दी पर बैठा, ठीक है। और उनके 8 वर्ष बाद ही दोस्तों इन्होंने 261 बीसी में, बोल सकते हैं, कलिंग पर आक्रमण किया। और इनका टोटल जो है याद रखनी है, अशोक जो गिने जाते हैं अभिलेख के माध्यम से, इन्होंने कुल 14 बड़े लेख अभिलेख की अध्यक्षता की, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा अभिलेख था दोस्तों, या तो बोल सकते हैं सबसे लंबा अभिलेख जो था, वो दोस्तों कौन था? 7वां अभिलेख था। क्या बोलेंगे? 7वां अभिलेख था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 7वां अभिलेख था। और सबसे छोटा की बात करेगा, छोटा अभिलेख जो हो जाएगा वो याद रखनी है रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। और इसी रुम्मनदई अभिलेख में दोस्तों क्या मिलता है? 1/8 लुम्बिनी ग्राम की जानकारी देखने को मिलती है। और अशोक से ये चीज ध्यान दीजिएगा कि एक दोस्तों इनका है भाबरू अभिलेख। क्या बोलेंगे? भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है, जिसमें इन्होंने अपने आप को क्या बताया दोस्तों? सम्राट बताया। क्या बताया? सम्राट बताया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो कलिंग की चर्चा हमने बताया, कलिंग युद्ध का, कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें अभिलेख से हमें प्राप्त मिलती है, ठीक है। तो ये सभी चीज ध्यान दीजिएगा। आपका बिहार दरोगा यहाँ से पूछा है कि याद रखनी है सांची स्तूप जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखनी है अशोक के द्वारा। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो याद रखनी है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर याद रखनी है कुमार गुप्त के द्वारा। यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ चीनी वैनसोंग ने यहाँ अध्ययन किया था, बिल्कुल ठीक है। चीनी यात्री वैनसोंग दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से माध्यम से पता चलता है, तो यही गलत हो जाएगा। देखिए केवल चीनी तीर्थयात्रियों से पता नहीं चलता है दोस्तों, तो ये चीज आपका गलत है। तो गलत यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे पहला समर्थक कौन था? तो वो अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों जो पहला था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखनी है दोस्तों, भारत में रियासत का एकीकरण का जनक। क्या बोलेंगे? रियासत के एकीकरण का जनक दोस्तों किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं को भारत का हम लोग क्या बोलते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इसी को भारत का हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। और याद रखनी है इनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में गुजरात के बारदोली में दोस्तों एक सत्याग्रह किया गया था, जिसको हम लोग बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अभी तुरंत हमने बताया कि दोस्तों रियासती का एकीकरण किया था। तो इसमें 3 राज्य दोस्तों एकीकरण करने से मना कर दिए थे, जिसमें एक आपका था हैदराबाद। क्या बोलेंगे? हैदराबाद था।
और एक आपका था दोस्तों बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर, क्या बोलेंगे जम्मू कश्मीर। और एक आपका जो था दोस्तों याद रखनी है जूनागढ़, क्या बोलेंगे जूनागढ़। तो इसमें जो हैदराबाद क्या था ये याद रखनी है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में मिलाया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर को याद रखनी है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, क्या बोलेंगे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। और ये जो जूनागढ़ था इसको याद रखनी है जनमत संग्रह से, क्या बोलेंगे जनमत संग्रह से मिलाया था। यहाँ पर पूछ रहा है विलय पत्र, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था, तो ये लॉर्ड लिनिथित को हो जाएगा। और याद रखनी है क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था। और बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी पूछेगा कौन था, वो आपका हो जाएगा लॉर्ड लिनिथित को, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इरविन के समय याद रखनी है गांधी इरविन समझौता होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के समय होता है, तो ये भी बात को लगे हाथ ध्यान दीजिएगा। चलिए RIN रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिक के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो बंबई में हुआ था। और इसमें बोल सकते हैं टोटल जो है 11 नौसैनिक को जो दोस्तों मार दिया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा, तो मोइन उल हक स्टेडियम पटना में जो है याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे सौर मंडल का भूकेंद्रीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये याद रखनी है टॉलमी के द्वारा। इन्होंने क्या बताया कि ये जो दोस्तों याद रखनी है, ये जो आपका बोल सकते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी दोस्तों याद रखनी है इसका चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, और याद रखनी है इनका सूर्य भी चक्कर लगाता है, यही चीज बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजाति अवाती को दिया गया है, तो ये तो वैसे दिया गया है त्रिपुरा में, लेकिन ये जो दोस्तों पाया जाता है लुसाई ये मेघालय में पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नागालैंड में दोस्तों याद रखनी है नागा जनजाति, क्या बोलेंगे नागा जनजाति, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था त्रिपुरा में दोस्तों एक बुड़ू जनजाति है जिन्होंने अभी 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ, याद रखनी है 18वीं लोकसभा चुनाव में दोस्तों मतदान भी किए हैं, ठीक है। और याद रखनी है अंडमान निकोबार का एक आपका हो जाएगा सोमपेन जनजाति, क्या बोलेंगे सोमपेन जनजाति हो जाएंगे। तो ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, आगे चल के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान में का हिस्सा है, गंगा मैदान का हिस्सा यहाँ पर पूछ रहा है, ये हो जाएगा मध्य गंगा मैदान, क्या हो जाएगा दोस्तों मध्य गंगा मैदान। अगर हम लोग बात करेंगे गंगा मैदान, गंगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों 2525 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखनी है गोमुख हिमानी या बोल सकते हैं गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और देव प्रयाग की धारा दोस्तों क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। गंगा याद रखनी है उत्तराखंड से, कहां से दोस्तों उत्तराखंड से दोस्तों मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और याद रखनी है उत्तर प्रदेश के दोस्तों जिला से गुजरकर ये बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। और बिहार में कुल 12 जिला से होकर कटिहार के समीप याद रखनी है कुर्सेला के समीप ये बाहर निकलते हैं। और ये अपना जल दोस्तों कहां पर गिराते हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल जाकर गिराते हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ तक इसकी सहायक नदी कई सारी सहायक नदी है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, ठीक है, महानंदा हो जाएगा, क्या बोलेंगे महानंदा हो जाएगा, रामगंगा हो जाएगा, रामगंगा हो जाएगा। और नीचे से मिलने वाली यदि इसमें हो जाएगा यमुना हो जाएगा, ठीक है, सोन हो जाएगा, क्या बोलेंगे सोन हो जाएगा, अजय हो जाएगा, ठीक है, पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा। ये सब दोस्तों जो है इनकी सहायक नदियां हैं। ये सभी चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा गंगा नदी के माध्यम से, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, सिक्किम राज्य में है, कहाँ पर है सिक्किम राज्य में है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, बिल्कुल ठीक है। इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था। ये तीनों का तीनों कथन सही है। अब आपके मन में आया 2006 में खोला गया क्या हुआ था, याद रखनी है 1962 में दोस्तों भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच। तो इसी रास्ते से दोस्तों, इसी दर्रा से दोस्तों चीनी यात्री भारत आए थे, इसीलिए दोस्तों इसको बंद किया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों याद रखनी है भारत सरकार ने 2006 में इसको ओपन कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पर दर्रा की बात करेंगे तो भारत में दोस्तों सिक्किम राज्य की अगर दर्रा की बात करेंगे
सिक्किम राज्य में दोस्तों दर्रा का ट्रिक है, याद रखनी है जानू। क्या याद रखेंगे? जानू याद रखेंगे। जौ से हो जाएगा आपका जलेफला दर्रा। क्या बोलेंगे? जलेफला दर्रा। और नू से हो जाएगा, याद रखनी है नाथुला दर्रा। क्या बोलेंगे? नाथुला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम ओर बहने वाली नदी है? देखिए पश्चिम ओर बहने वाली नदी कौन हो जाएगा? कृष्णा। देखिए दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से पूर्व की ओर बहती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के सिंहवास रेंज से निकलती है और ये भी दोस्तों पूर्व की ओर बहती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी की बात करेंगे तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये भी दोस्तों अपना जल जो है, याद रखनी है, बंगाल की खाड़ी पूरब में गिराती है। और यहाँ पर देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी याद रखनी है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अपना जल दोस्तों अरब सागर पश्चिमी की दिशा में गिराती है। तो यही तीन हो जाएगा, राइट आंसर तीन हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो जाएगा ओरसंग। क्या बोलेंगे? ओरसंग हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है तवा हो जाएगा। उसके बाद बंजर हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है शेर हो जाएगा। उसके बाद हिरन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका बिहार दरोगा तवा पूछ लिया है कि किसकी सहायक नदी है, ये आपका जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी राज्यसभा के बारे में आपको गलत कथन को चुनना है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, बिल्कुल ठीक है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ये इसकी पहली बार विधिक गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, कल भी हमने बताया था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 80 के क्लाउज 1 में इसका वर्णन है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। इसका 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, तो यही कथन गलत है। इसका 1/3 सदस्य दोस्तों प्रत्येक 2 साल पर होता है। 2 वर्ष पर दोस्तों सेवानिवृत्त होते हैं, यही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है? तो 112 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट के रूप में जानते हैं। 110 में दोस्तों क्या है, याद रखनी है, धन विधेयक की परिभाषा है। क्या बोलेंगे? धन विधेयक की दोस्तों क्या है, परिभाषा है। 113 में दोस्तों अनुदान की मांग है। क्या बोलेंगे? अनुदान की मांग है। और 111 में वीटो का अधिकार है, राष्ट्रपति को दोस्तों पॉकेट वीटो का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 111 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की वोटों का कुल मूल्य। तो यही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब रखी थी? तो 1934 में रखी थी, लेकिन 1934 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 1935 के साथ आप लोग जा सकते हैं। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल संविधान में दोस्तों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या बोलेंगे? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं। एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद के दिनों में एक संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और बाद के दिनों में एक और मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया और अभी जो है वर्तमान में बढ़कर हो गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य। तो अभी जो दोस्तों 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें यह चीज बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी रहेंगे उसको शिक्षा देना, अवसर का प्रदान करना है। और याद रखनी है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के 4 के क में जोड़ा गया और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 के क में जोड़ा गया। और किसके सिफारिश पर? तो याद रखनी है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। और ये किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्य से बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रतिपालय को शिक्षा आवास प्रदान करना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सिफारिश किया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि बोल सकते हैं मतलब कि स्थानीय सरकार का गठन किया जाए, स्थानीय सरकार का गठन किया जाए। ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है? 1957 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1958 में दिया। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1929 को, याद रखनी है, राजस्थान के नागौर में, क्या बोलेंगे? राजस्थान के नागौर में दोस्तों पंचायती राज का दर्जा दिया गया। ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र में शासन में प्रसंधित है? तो ये छठी अनुसूची हो जाएगा। और इसमें कौन है दोस्तों? एएमटीएम, हमने कल भी आपको बताया था, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सातवीं अनुसूची में सूची की बात किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भाषा की बात किया गया है और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, क्या बोलेंगे, भूमि सुधार की बात किया गया है। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब मिलाया जाता है तो दोस्तों इसमें अधिक मात्रा में कठोर जल आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का। आयोडीन 131 का घेंघा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। कहां पर करते हैं? कैंसर के उपचार में। और यूरेनियम 235 का हम लोग जो है याद रखनी है, परमाणु भट्ठी में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पीत रस और अग्नाशयी रस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन याद रखनी है, वसा के अगर हम लोग बात करेंगे पाचन के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है, तो याद रखनी है एमाइलेज। क्या बोलेंगे? एमाइलेज दोस्तों सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा कर कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पादप में पर्णहरित, बिल्कुल ठीक है, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक और दो आपका क्या है? सही है। तो एक दो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है दोस्तों। देखिए, पृथ्वी जब दोस्तों इधर आकर्षित होता है तो इसका दोस्तों याद रखनी है, प्रबल बिंदु जो है क्या होता है, केंद्र जो है दोस्तों इनका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? आमीटर भी रहेगा ऑप्शन में, ये भी आपका सही हो जाएगा। अल्टीमीटर हम लोग याद रखनी है ऊंचाई के लिए मापते हैं। ठीक है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए। क्या बोलेंगे? समुद्र की गहराई जो हम लोग मापते हैं उसमें दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का उदाहरण कहता है कि जब कोई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है दोस्तों? जब कोई, याद रखनी है, वस्तु या वेग दोस्तों, उसमें जब दोस्तों मतलब बोल सकते हैं कि बाय बल का प्रयोग ना किया जाए तब तक दोस्तों वो अपना विरामावस्था में बना रहना चाहती है। न्यूटन का दूसरा नियम से हमको फार्मूला प्राप्त होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, और न्यूटन का तीसरा नियम की बात करेंगे तो इसके बलों के बीच संबंध को जानकारी मिलता है, जैसे कि याद रखनी है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 वोल्ट कर लीजिए दोस्तों। 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं का 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? याद रखनी है वी क्यू, यानी वोल्ट इंटू कूलम। तो ये हो जाएगा 8 गुना 5, तो कितना हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र बताइए। तो ये कुडनकुलम हो जाएगा। और कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये दोस्तों आपका बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से संभावना बनता है पूछने का। और तारापुर दोस्तों सबसे पुराना अगर परमाणु संयंत्र पूछेगा तो वो आपका तारापुर हो जाएगा। और कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कैगा दोस्तों आपका कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और काकड़ा पार की बात करेंगे तो ये कहां पर पड़ता है? गुजरात में होता है। कहां पर? गुजरात में। और याद रखनी है, अभी जो दोस्तों 2025 में दोस्तों एक परमाणु संयंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, वो कहां पर रखा है? तो याद रखनी है बिहार के बांका जिला में। कहां पर दोस्तों? बिहार के बांका जिला में। पहले इसका दोस्तों नवादा में था स्थानांतरण, लेकिन नवादा से स्थानांतरित कर कहां लाया गया? बांका जिला लाया गया। चलिए, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातु के बारे में कौन सा? धातुएं चमकदार होती है, बिल्कुल ठीक। ये उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इन्हें तार में बदला जा सकता है, ये अधात वर्ध होती है। ये सभी कथन यहाँ पर से आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस प्रक्रिया के से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। क्या बोलेंगे? आसवन विधि द्वारा दोस्तों हम लोग जो है द्रव को शुद्ध करते हैं, समुद्री जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में भारी कणों में पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। और अगर आपको पूछेगा कि याद रखनी है दूध से मक्खन, दूध से जो मक्खन निकाला जाता है दोस्तों उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अपकेंद्रीय बल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए
डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है? जब पूरा सूर्य ग्रहण रख जाता है दोस्तों, तो हम लोग उसको बोलते हैं डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2OH सूत्र वाले का नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा कारक मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्साइड है, इसको लिख दीजिए हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम प्याज काटते हैं तब सिथेंज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो इसको जो दोस्तों कर देता है, याद रखनी है, नाइट्रिक अम्ल में कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, जल का फ्लोरोडीकरण, फ्लोरीकरण, फ्लोराइड, जैसे ही फ्लोराइड आया दोस्तों, तो ये किससे हो जाएगा? दांत के सड़न को रोकने के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको हम लोग डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य मिश्र धातु का मुख्य घटक है तांबा और टीन। क्या बोलेंगे? तांबा और टीन। तब्बा और जस्ता को क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? पीतल बोलेंगे। ठीक है, चलिए आइसोबार क्या है? देखिए, जिसका भी परमाणु द्रव्यमान दोस्तों क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान संख्या याद रखनी है, ये दोस्तों समान होगा, उसको हम लोग आइसोबार या संभारिक बोलेंगे। जिसका परमाणु भार समान, उसको हम लोग संभारिक, और जिसका परमाणु संख्या समान, उसको हम लोग समस्थानिक। समान परमाणु वाले नहीं, भिन्न भिन्न परमाणु लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले नहीं, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले, समान परमाणु संख्या और समान द्रव्य। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रजत की दीर्घ दृष्टि दोष, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि से सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस? दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, तो इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष के नाम से जानेंगे। तो ये आपका उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए औसत गति भी यू प्लस भी बाई टू में यू का मान पूछा जा रहा है। यू का मान क्या होता है? यू को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, वेग होगा यहाँ पर प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, और भी को बोलते हैं अंतिम वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में मरीचिका में बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और याद रखनी है ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल फाइबर जो दोस्तों काम करता है वो किससे करता है? तो वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लार ग्रंथि दोस्तों ये अंतःस्रावी नहीं है। पिनियल ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क ये सब दोस्तों अंतःस्रावी है, लेकिन लार ग्रंथि जो है आपका अंतःस्रावी नहीं बल्कि वायस्रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधि दोस्तों मेडुला के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके कार्यस्थल है? ये दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है क्योंकि दोस्तों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें इसके लिए दोस्तों 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या बोलेंगे? 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में, ये तो हो गया था, ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पर बोल रहा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है बल्कि कोशिका भित्ति होती है। तो 1 और 2 सही है, बल्कि 3 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को समानता? अभी तुरंत हमने बताया प्रोकैरियोटिक जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, याद रखनी है, राइबोसोम में। कहाँ पर हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन है? नहीं है, नहीं हो जाएगा। तो ये गुणवाचक दोस्तों सर्वनाम का नहीं है, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, और एक आपका होता है निश्चयवाचक। क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक होता है, और एक आपका जो होता है निजवाचक होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? बाल बोधनी का किया था, हरिश्चंद्र मेजनी, कवि वचन। भारतेंदु का दोस्तों नहीं किया था, इसका जो किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। क्या बोलेंगे? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए शिक्षक संज्ञा में कौन सा प्रकार है? तो संख्यक दोस्तों ये एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खड़ का पर्यायवाची है? खड़ या पर्यायवाची क्या हो जाता है? गधा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ये दोस्तों सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोपहर के बाद समय, इस दोपहर के बाद को अपराह्न कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पीएम, और दोपहर से पहले पूर्वाह्न, जिसको हम लोग एएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से? तो अर्धमगही से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है अर्धमगही से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय, उसकी आय बढ़ गई, ये दोस्तों एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर से इंग्लिश है तो ये टर्न अप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे तो इट सेल्फ हो जाएगा। और आगे की बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, आपको याद रखनी है,
3600 का कुल गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है, बना लीजिएगा। 3600 का गुणनखंड आप लोग बना के लीजिएगा। 2 से 1800 हो जाएगा, फिर 2 से आपका हो जाएगा 900 दोस्तों, फिर 2 से हो जाएगा 450, फिर 2 से अगर आप कीजिएगा 225 हो जाएगा, 3 से आपका 75 हो जाएगा, फिर 3 से 25 हो जाएगा, 5 से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 का पावर 4, 3 का पावर कितना हो गया? 2, तो 3 का पावर 2 हो गया। उसके बाद 5 का पावर हो गया 2। ठीक है, सॉरी 5 का पावर 2, तो पावर में एक बढ़ा के गुना कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा। इस तरह से आप मैथ का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर 7830 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, इसका 20 लीटर लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों 320 किलोमीटर हो जाएगा, इसको भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, ये भी दोस्तों बना लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर b हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से आप अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो ये दोस्तों इसको बनाइएगा, 84 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 328 आएगा, ये देख लीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो -12 आ जाएगा इसका, और इसका 85√3 आ जाएगा। और अगर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको -7 आ जाएगा, ये एक बार देख लीजिएगा। तो आज हमने आपको 100 क्वेश्चन करवाया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें कितना नंबर आपका आया आपको कमेंट करनी है, और कल भी आपका क्लास चलते रहेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। कल से जो है जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइम है, वो दोस्तों चैप्टर है, वो भी आपको करवाया जाएगा, और इसी तरह से आपका क्लास चलता रहेगा। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।